कुछ ही देर में चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया और आज से चांद का चक्कर लगाएगा चंद्रयान 3। अगले करीब 18 दिन तक चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब से अगले 18 दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाएगा। अब से पहले पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था, धीरे धीरे उसका ऑर्बिट बड़ा होता जा रहा था, ये कक्षा बड़ी होती जा रही थी और फिर एक अतिरिक्त पावर का इस्तेमाल करते हुए चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया है। अब चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 ने प्रवेश किया है और धीरे धीरे यह कक्षा छोटी होती जाएगी और यह चंद्रयान चंद्रमा के करीब चला जाएगा, करीब जाता जाएगा और फिर आखिर में जो कोशिश है। और सीधे हम रुक कर रहे हैं, हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवर टू यू प्रणय। बिल्कुल राम, और आज भारत के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, वो अब चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया। यानी लूनर ऑर्बिट जो इंसर्शन है उसका फेज आज अचीव कर लिया गया और उसके बाद अब ये चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का जो इसका कार्यक्रम है वो पूरा किया जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव, आज का दिन भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। और इसके साथ ही आगे का जो सफर है उसके अंदर अब एपोलून और पेरिलून, ये जो दो परिधियां हैं जो कि चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए किस तरीके से चंद्रयान 3 अब अपना परास कम करेगा, अब वो दूरी धीरे धीरे कम करेगा और धीरे धीरे 17 अगस्त की तारीख भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस तारीख को चंद्रयान 3 पहुंचेगा उस ऑर्बिट में जो कि 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर का ऑर्बिट है, जो कि चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ में ये जो चंद्रयान 3 है ये पहुंचेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 का ये जो सफर है, ये बहुत महत्वपूर्ण सफर और उसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। और आपको महत्वपूर्ण ये और समझाते हैं पूरे ग्राफिक्स के जरिए कि दरअसल लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कैसे हुआ। 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा से जब ये लॉन्च हुआ चंद्रयान 3, तो उसके बाद इसका कई चरणों का सफर था। इसमें सबसे पहले रॉकेट अलग हुए, उसके बाद जो इसका जो प्रोपल्शन था वो अलग हुआ और इसके साथ ही जो मॉड्यूल था उस मॉड्यूल से चंद्रयान 3 अलग हुआ और उसके बाद इसने धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। और देखिए कुछ इस तरीके से पहले इसने धरती के इर्द गिर्द अलग अलग तारीखों में कहा जाए तो इसने सबसे पहले 15 जुलाई को पहली कक्षा में प्रवेश किया, फिर 16 को, फिर 18 को, फिर 20 जुलाई को, और इस तरीके से ये आगे बढ़ते बढ़ते अब धरती के परिधि से यानी धरती की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रमा के इर्द गिर्द अब ये चक्कर लगाएगा। और इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद कुमार श्रीवास्तव जो कि फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट हैं वो जुड़ गए हैं। हम उनका रुख करना चाहेंगे। साथ ही और भी कई खास मेहमान हमारे साथ, त्यागी जी को भी मैं देख रहा हूं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। ये जो महत्वपूर्ण पड़ाव है चंद्रयान 3 के सफर के लिहाज से आज का दिन क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके बाद चंद्रयान का सफर क्या और कठिन? अब ये जो क्षण है, इस समय का जो क्षण 7 बजे का बताया गया था, जो हमारे पास में जो विजुअल है इसरो का, उसमें दिखा रहा है कि ये इस समय 853 किलोमीटर दूर है अपने, और जिस गति से ये जा रहा है उससे थोड़ी देर में ये लूनर के ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाएगा और वहां पर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्रक्षेपित हो जाएगा। तो जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो अभी कुछ ही क्षणों में कंप्लीट होने वाला है और हम लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद की जो प्रक्रिया है, जबकि हम 27 अगस्त को वहां पर अपना रोवर को लैंड कराएंगे। तो जो हम लोगों ने इतने कठिन समय जब से प्रक्षेपण हुआ है और इसके बाद में पृथ्वी के कई कक्षाओं में लेने के बाद में ट्रांस लूनर ऑर्बिट में उसको प्रक्षेपित किया गया है और वो अब समय आ गया है जबकि हम ये लूनर की ऑर्बिट में इंसर्ट होने वाले हैं। जो कि एक हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन आ रही थी, उसके हिसाब से ये जस्ट अभी कुछ ही क्षणों में ये लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाएगा।
बिल्कुल श्रीवास्तव जी, और बीके त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी राम भी जो हैं वो महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब जो पेरिलून और एपोलून कहा जाता है, यानी ये स्पेसक्राफ्ट अब अपनी जो डिस्टेंस है चंद्रमा से वो धीरे धीरे कम करेगा। कितनी कॉम्प्लेक्स होती है प्रोसेस, और खासतौर पर अब दूरी बढ़ती चली जा रही है चंद्रयान-3 की धरती से, तो ऐसे में जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनके लिए क्या चैलेंज? देखिए, इसमें ये क्योंकि जो प्रक्रिया पृथ्वी के कहें कि परिधि में, कहें कि गुरुत्वाकर्षण के दायरे में हुई थी, वो अब चंद्रमा के दायरे में होगी और उसका पूरा उल्टा होगा, यानी कि बढ़ते हुए दायरे से हम कम दायरे तक पहुंचेंगे। तो वहां पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो क्योंकि हम पहले भी ये चीज कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आज का जो पड़ाव है, जैसे कि कहीं कि अभी श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि ये पड़ाव एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम अर्थ के ऑर्बिट से लूनर के मतलब चंद्रमा के ऑर्बिट में जा रहे हैं। और ये एक यहाँ पे हमारा जो कहीं की जो हमारा जो मैकेनिज्म है वो काम करना चाहिए, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट चाहिए इस ऑर्बिट से निकल के चंद्रमा के ऑर्बिट में जाने के लिए, और वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आप बता रहे हैं कि पास या दूर वाली जो गति है, दूरी है वो। तो ये एक मैं कहूँ कि आज का जो पड़ाव है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो सक्सेस है, आगे का जो विजन है, वो आज के इस महत्वपूर्ण क्षण पर कहीं की पूरी तरीके से डिपेंड करता है। त्यागी जी और श्रीवास्तव जी, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन दर्शकों को जरा बता दें कि क्या ये सफर रहा है अभी तक चंद्रयान-3 का, क्योंकि चंद्रयान-3 इतिहास रचने वाला है और चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने से पहले कई चुनौतियों को उसको पार करना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारे तमाम खास विशेष मेहमान बता रहे हैं कि क्या कुछ वो चुनौतियां हैं, अगले 18 दिन तक चंद्रयान-3 धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे चंद्रयान पृथ्वी से दूर गया था, वैसे ही अब वो चंद्रमा की सतह के करीब पहुंचेगा। और 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हो जाएगा, और इसके बाद लैंडर विक्रम 100 गुणा 30 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है उसमें स्पीड कम करना शुरू करेगा। और सब कुछ ठीक रहा तो 23 से 24 अगस्त के बीच का वो विंडो होगा जब ये विक्रम लैंडर जो है प्रज्ञान रोवर को अपने साथ में लेकर चंद्रमा की सतह के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और लैंडिंग के बाद जो प्रज्ञान रोवर है वो इस लैंडर से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करेगा, परीक्षण करेगा। और इस दौरान प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह के सैंपल लेगा और कई परीक्षण करेगा जो अभी तक दुनिया में शायद किसी ने नहीं किए होंगे, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो है भारत का यह चंद्रयान उतरने जा रहा है। और प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन भी करेगा। तो कई लिहाज से यह चंद्रयान-3 केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, और दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज भी इस डेटा पर नजर लगाए हुए होंगी। ओवर टू यू राम। हमारे साथ विनोद जी भी हैं, उनके पास चल रहे हैं। विनोद श्रीवास्तव जी, इसको आप अभी की सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? जो तय किया था वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्ट ने, उसी तरह से चंद्रयान आगे ट्रेवल कर रहा है? इसको हम इसरो की भाषा में कॉपी बुक बोलते हैं। जो हमने प्रेडिक्ट किया है और जो हम इस समय साक्षात देख रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अभी जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो कि हमको पृथ्वी की कक्षा से निकाल के चंद्रमा की कक्षा में लेके गया था, तो जहाँ पे चंद्रमा से कम दूरी इसकी 100 किलोमीटर रहने वाली है और ज्यादा से ज्यादा दूरी कुछ 1000 किलोमीटर होगी। तो ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल में जो हमारे पास में फ्यूल जो ईंधन बच गया है, उसी से हम धीरे धीरे करके इसकी ऑर्बिट को कम करेंगे। इसको ऑर्बिट में कम करने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे हुए इंजन जो कि स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जब इनको उल्टी दिशा करके जब हम प्रज्वलित करते हैं तो ये उसकी स्पीड को और कम करते हैं। तो इस तरह से ये दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिट जो है, यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसमें इन रॉकेट को कई सेकंडों तक फायर करेंगे और कई दिनों में धीमे धीमे करके प्रज्वलित करते रहेंगे। तो उससे निकलने वाला जो प्रणोद है, जो थ्रस्ट है, उससे इसकी स्पीड और कम होती जाएगी और ये दीर्घ वृत्ताकार या इलिप्टिकल ऑर्बिट से ये सर्कुलर ऑर्बिट में आता जाएगा। और जब ये 100 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट में आ जाएगा, तब हम इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रयान-3 से अलग कर देंगे। तो दोनों उसी कक्षा में घूमते रहेंगे और ये सब प्रज्वलित क्रिया जब होगी, उसी समय हम चंद्रयान-3 को चंद्रमा की धरती के ऊपर आने के लिए उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल है, यानी जो उसके में लगे हुए जो रॉकेट हैं, जिसमें कि 8000 न्यूटन के 4 बड़े बड़े रॉकेट हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए 8 छोटे छोटे रॉकेट हैं। इनकी सहायता से जो हमको 2.5 किलोमीटर का
दायरा दिया गया है, चंद्रयान को दिया गया है, उसी बिल्कुल। दायरे में तो आगे किस तरह से यात्रा रहने वाली है चंद्रयान 3 की, उसके बारे में सर विस्तार से समझा रहे हैं। लेकिन अब तक 22 दिनों का सफर किस तरह का रहा है और कितने अहम पड़ाव पार किए चंद्रयान 3 ने, वो भी आपको इस वक्त समझना चाहिए। दरअसल 14 जुलाई को हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 के जरिए चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के 16 मिनट के बाद इसे पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया गया था। 14 से 31 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में घूमता रहा। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट ने 5 बार कक्षा बढ़ाई और यह लगातार पृथ्वी से दूर जाता रहा। हर कक्षा पहले के मुकाबले बड़ी होती रही। 1 अगस्त को चंद्रयान ने पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ना शुरू किया और इसके बाद आज की ये स्थिति है। और प्रणय, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी हम जिस स्थिति की बात कर रहे हैं, इससे लेकर आपने जो बताया कि 23 अगस्त को शाम को या 24 अगस्त के बीच में इतना लंबा समय, और इन सब के बीच एक सवाल मन में यह भी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, बहुत अंतर है इसमें समय। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की अपेक्षा में 1/6 है, मैंने 6वें से कम में खींचता है वो। तो उसी हिसाब से जब उसमें उतरेंगे तो उतरने के लिए उसकी स्पीड को, जो कि पृथ्वी में थोड़ा ज्यादा रहती है, उससे करीब 2 किलोमीटर, और जो हम लोग के जो हमारे चेयरमैन साहब ने एक स्पीच में बताया था कि हमने इसको और रगेड बनाया है, और ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर आता है तो इसमें जो मजबूत लेग्स हैं ये उसका शॉक लेने के लिए भी सक्षम है। तो जो हमारे चुनौतियां चंद्रयान 2 में थी, उनमें करीब हजारों टेस्ट किए गए, उनके सॉफ्टवेयर मॉडिफाई किए गए, उनमें हार्डवेयर का भी मॉडिफिकेशन किया गया, और ये सुचारित किया गया है कि इस बार ये चंद्रमा की धरती पे सफलतापूर्वक लैंड करेगा, जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग के नाम से जानते हैं। श्रीवास्तव जी, क्या ये अभी निर्धारित किया गया है इसरो की ओर से कि समय क्या होगा? 23 अगस्त की शाम का कोई समय निर्धारित है या एक अनुमानित समय? ये सारे गणनाएं जो है सारी अनुमानित रहती हैं। उसके बाद में हम उसको रियल टाइम, माने जो हो रहा है उसकी हम बराबर तुलना करते रहते हैं हमारे प्रेडिक्शन से और एक्चुअल से। उसके बाद में कोई अगर संशोधन करना है या उसमें कुछ ठीक करना है तो उसके लिए हम फिर उसमें सॉफ्टवेयर के जरिए उसके ऊपर प्रोग्राम को, जो उसमें कंप्यूटर लगे हुए हैं चंद्रयान के, उनके ऊपर में समय अनुसार में उसको हम लोड करते रहते हैं, ताकि ये चांद जो है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही वो चांद पर वो लैंड करने वाला है इस समय। क्योंकि यहाँ से अगर हम कोई कमांड भेजेंगे तो उसको आने जाने में बहुत समय लग जाएगा। तो सारे के सारे गणनाएं, कैलकुलेशन इसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर पे एक समय पे निर्धारित की जाती है। बिल्कुल। और अभी तक जो गणनाएं हैं उसके मुताबिक ही ये पूरी यात्रा रही है, ये सुखद पहलू इसका है। और इस पूरे विषय को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कहा है, उनकी बात भी इस वक्त सुननी चाहिए। Actually, it goes round, it takes the orbit, and the timing has to be decided. So what happens is that when it moves out of the Earth's orbit, it goes from the Earth's closest orbit, then takes a larger orbit, and then moves out. Then when it goes into the lunar circle, then takes a larger orbit, then the smaller orbit, and then when it comes into the innermost orbit, then the time is chosen, and also the exact spot of the landing. There is nothing to worry about. Absolutely not. The landing will happen after a week or so. उधर महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में लव जिहाद को लेकर सरकार जल्द ही नया कानून बना सकती है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लव जिहाद मामलों को लेकर पुलिस को एसओपी बनाने के लिए कहा गया है। वहीं बाकी राज्यों के कानून का भी अध्ययन किया जाएगा। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस बैठक की मेजबानी करेंगे। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आज महाविकास आघाड़ी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में एनसीपी चीफ शरद पवार और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे मौजूद रहे। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस को मंचलों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंचलों के नाम RPSC को भेजे जाएंगे, जिसके चलते किसी भी मंचले की सरकारी नौकरी नहीं लग सकेगी।
ज्ञानवापी में दूसरे दिन भी एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम ने सर्वे किया। आज हुए सर्वे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से लोग शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में मस्जिद के केयर टेकर एजाज अहमद ने मस्जिद का ताला खोला। इसके बाद एएसआई की 61 लोगों की टीम मस्जिद में दाखिल हुई और वजू खाने को छोड़कर परिसर के दूसरे हिस्सों के सर्वे में जुट गई। इस दौरान ज्ञानवापी हॉल, तहखाना, पश्चिमी दीवार, बाहरी दीवार के मैप तैयार किए गए। इस दौरान मस्जिद परिसर के बाहर भारी तादाद में सुरक्षा बल के जवान तैनात नजर आए। वहीं इंतजामिया कमेटी की तरफ से मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वहां मिट्टी का सैंपल और पत्थर के टुकड़े लेने की इजाजत नहीं है। लिहाजा अब तक हुए सर्वे में एएसआई ने वहां मिली चीजों की लिस्ट तैयार की है और एएसआई की रिपोर्ट पर अभी वो कुछ नहीं कह सकते। अभी ये हाउ कैन आई से रिपोर्ट जब आएगी उसको देखेगा आदमी तब बताया कि इससे संतुष्ट कैसे फोरकास्टिंग कैसे होगा। बताया गया कि सर्वे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5 लोग शामिल हुए थे, जिसमें 2 वकील और 1 सचिव थे। वहीं सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से भी लोग मौजूद रहे, जिन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे से सच सामने आएगा, जिसे दोनों पक्षों को मानना होगा। लिहाजा इस सर्वे में हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से लोग शामिल हुए। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने सर्वे के दौरान वहां मूर्तियों के अवशेष मिलने की संभावना जताई। मूर्तियां अभी नहीं मिली है, मूर्तियां जो मलबा गिरा है उसमें मूर्तियों के टूटे अवशेष ही हैं, वही मिल रहे हैं और संभावना है कि नीचे मूर्ति है। जो कलाकृतियां मिली हैं, कलाकृतियां आप लोगों के दावे के नजदीक हैं, बहुत नजदीक हैं। बताया गया कि इस दौरान अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से सर्वे में शामिल लोगों ने पूरा सहयोग किया। अंजुमन इंतजामिया भी पूरा सहयोग कर रहा है, मुस्लिम पक्ष भी सहयोग कर रहा है। कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश में पूरे सकारात्मक हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष सारे लोग जो है सहयोग कर रहे हैं। बताया गया कि सर्वे के लिए ज्ञानवापी परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है और चारों तरफ कैमरे लगाकर वहां वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का आज दूसरा दिन था, जिसमें वहां मिली चीजों की वीडियोग्राफी भी की गई। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे में एएसआई की टीम को जो चीजें मिली उसमें एक खंभे में पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी मिली हैं। तहखाने के दरवाजे पर घंटी की एक कलाकृति मिली है। हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या अंदर मिला है। तहखाने के दरवाजे पर एक घंटी की कलाकृति मिली है। व्यास जी के तहखाने में त्रिशूल के चिन्ह पाए गए हैं। स्वास्तिक के निशान मिले हैं। इसके अलावा तहखाने में कमल के फूल की आकृति भी मिली है। तहखाने की छत पर स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। तहखाने की जमीन के पत्थर पर मंदिर की तरह कलाकृतियां पाई गईं। पश्चिमी दीवार पर हाथी की सूंड की आकृति मिली। भारतीय मंदिर शैली की कुछ कलाकृतियां भी मिली। दक्षिण पश्चिम के कोने में मस्जिद के स्टोर रूम की दीवार पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं और अभी यह सर्वे जारी है। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखाने का भी सर्वे किया जा रहा है, जिसमें मौजूद चीजों की एएसआई की टीम जांच करेगी। इस बीच सर्वे पर सियासत भी तेज हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लिहाजा बीजेपी और आरएसएस एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं और आशंका है कि बाबरी फैसला दोबारा न दोहराया जाए। हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। ओवैसी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। ओवैसी जी को कहीं न कहीं से अंदरूनी जब आदमी कमजोर होता है या जिसको पता होता है कि मैं जमीन इस पे नहीं है या तथ्य इसमें नहीं है, तो अंदर से आत्मा उसकी कमजोर हो जाती है और वही डर उनका बोल रहा है। वहीं ज्ञानवापी के मुद्दे पर अखिलेश ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी लगातार गुमराह करके और लगातार इस तरह के जानबूझ करके मुद्दे उठा करके समाज को बांटना चाहती है, नकारात्मक राजनीति में काम करती है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश ने इसे बीजेपी का चुनावी दाव करार दिया। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। कांग्रेस नेता और 1984 के सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट के फैसले के बाद दंगा पीड़ितों ने राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। बता दें, आज ही के दिन 4 साल पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।
रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रहा। फिलहाल भूकंप की वजह से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बिहार के मोतिहारी में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने आज छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक दोनों संदिग्धों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अपनी फेसबुक वाली मोहब्बत की खातिर पाकिस्तान गई अंजू की मन मांगी मुराद पूरी हो गई है। अंजू को पाकिस्तान में कुछ और दिन रहने की मोहलत मिल गई है। दरअसल अंजू और फातिमा का वीजा 20 अगस्त को खत्म हो रहा था। वीजा खत्म होने से पहले उसे वापस भारत लौटना पड़ता। ऐसे में अंजू ने अपने पाकिस्तानी शौहर नसरुल्लाह के साथ मिलकर वीजा की अवधि बढ़वाने की कोशिश की। प्रभावशाली लोगों और राजनेताओं से गुहार लगाई, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने अंजू और फातिमा का वीजा 2 महीने के लिए बढ़ा दिया। अंजू को सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर में रहने की इजाजत थी, लेकिन वीजा बढ़ने के बाद अंजू पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच गई। यही नहीं, इस्लामाबाद पहुंची अंजू किसी सेलिब्रिटी की तरह बर्ताव करती नजर आई। अंजू फातिमा क्या बनी, उसकी बातचीत का लहजा भी बदल गया। नसरुल्लाह से निकाह की बात को छिपाने वाली अंजू डंके की चोट पर अपनी मोहब्बत का इजहार करती नजर आई। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते हुए अंजू ने बताया कि कैसे उसे नसरुल्लाह से इश्क हुआ। साथ ही अंजू ने यह भी बताया कि कैसे उसने पाकिस्तान आने और नसरुल्लाह से निकाह का फैसला किया। पति और परिवार से झूठ बोलकर पाकिस्तान गई अंजू और फातिमा ने बताया कि बिजनेस के सिलसिले में उसकी नसरुल्लाह से पहली बार बात हुई थी। इसके बाद बातचीत का ये सिलसिला मोहब्बत में तब्दील हो गया। दोस्त की शादी अटेंड करने और उससे मिलने की बात कहकर पाकिस्तान गई अंजू ने बताया कि उसने और नसरुल्लाह ने एक दूसरे से मिलने के लिए प्लान बनाया। नसरुल्लाह ने एनओसी लगाई और अंजू ने वीजा के लिए अप्लाई किया। अंजू और फातिमा किस कदर झूठ बोलती है, इसका नमूना तो सबने देखा है। अंजू धमकी देती है, इसका भी नमूना सब देख चुके हैं। लेकिन 2 महीने का वीजा एक्सटेंड होने के बाद भी फातिमा बनी अंजू भारत लौटने की ताल ठोक रही है। थी और पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में अंजू ने एक बार फिर दावा किया कि वो भारत लौटेगी और अपने बच्चों को वापस लेकर पाकिस्तान आएगी। यही नहीं, अंजू ने अपने हिंदुस्तानी पति अरविंद के खिलाफ भी जहर उगला। नसरुल्लाह से निकाह कर फातिमा बन चुकी अंजू ने बताया कि मीडिया में उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अंजू अपने शौहर नसरुल्लाह के साथ दुबई शिफ्ट हो सकती है, लेकिन अगर वो भारत आने की सोच रही है तो यहाँ उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अंजू के पति अरविंद ने अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। अंजू के हिंदुस्तानी पति अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में मामला दर्ज कराया है। नसरुल्लाह और अंजू के खिलाफ धारा 366, 494, 500, 506 और आईटी एक्ट 47/66 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि अरविंद ने इस बारे में मीडिया से बात न करने का फैसला किया है। उसने बताया कि वो अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा। ऐसे में अगर इस्लाम अपनाकर नसरुल्लाह से निकाह कर चुकी अंजू भारत लौटती है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। लिहाजा लगता नहीं कि वो भारत लौटेगी। बहुत मुमकिन है कि वो पाकिस्तान में ही रहे या फिर नसरुल्लाह के साथ दुबई चली जाए। हरियाणा के नूह में आज भी बुलडोजर एक्शन हुआ। आज SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास अवैध दुकानें तोड़ी गईं। और वन विभाग की जमीन को अवैध कब्जे से खाली करा लिया गया। इसके लिए प्रशासन की टीम एक साथ 3 बुलडोजर्स के साथ मंदिर के रास्ते में स्थित अस्पताल के ठीक सामने पहुंची और वहां अवैध कब्जों को हटाने का काम शुरू कर दिया। 2 इंच के बाद अब हरियाणा सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मंदिर जाने वाली रोड है और उसके पास जितनी भी ये दुकानें बनी हुई थी उस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरीके से कोई भी इस बुलडोजर एक्शन में की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश ना करे। दरअसल इसी जगह पर 31 जुलाई को हिंसा भड़कने के बाद आगजनी की गई थी। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था और पत्थरबाजी की गई थी। आज की कार्रवाई में नल्हर मेडिकल कॉलेज के सामने 45 से ज्यादा अवैध निर्माण गिराए गए, जबकि करीब 2.6 एकड़ जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। इस दौरान करीब 15 अस्थायी अवैध स्ट्रक्चर भी गिरा दिए गए। हालांकि प्रशासन ने गिराए गए स्ट्रक्चरों के मालिक को पहले ही नोटिस दे दिया था।
इसीलिए ज्यादातर लोगों ने अपने सामान हटा लिए थे, जबकि कुछ लोग बुलडोजर एक्शन से ठीक पहले तक सामान बटोरते दिखे। ये बताइए, ये आपको कोई नोटिस दिया गया था? क्यों अभी नहीं? ये दुकान हमारी नहीं है, भांजे की दुकान है और वो घर गया हुआ है, और नोटिस आया होगा तो जो दुकान मालिक है उसके पास आया होगा। तो क्यों गिरा रहे हैं, कुछ बताया है? अब ये है तो वैसे इनलीगल, गिर रही है तो अच्छा है। अच्छी बात है कि ये तो भैया बहुत ही अच्छी बात है, हम तो चाहेंगे कि गिराइए, क्योंकि हमारी ये दुकान किसी और की नहीं है, ना इनकी दुकान है, ये सरकार की दुकान है, ना जबरदस्ती उस पे कर रखा है इनको। प्रशासन का दावा है कि ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में भी कुछ स्ट्रक्चरों के मालिक शामिल थे। और अमेरिका के फ्लोरिडा में एक छोटा प्लेन हादसे का शिकार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा में हुए इस प्लेन क्रैश में पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक प्लेन में तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट ने प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान प्लेन क्रैश हो गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में फ्री का वीडियो गेम लेने के लिए लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दरअसल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने लोगों को मुफ्त में प्ले स्टेशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद उसके बुलावे पर भीड़ इकट्ठा हो गई और वीडियो गेम लेने के लिए मारपीट शुरू हो गई। मेक्सिको के नायरेट प्रांत में एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 2 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। बांग्लादेश में डेंगू ने विकराल रूप ले लिया है। राजधानी ढाका में डेंगू से अब तक 283 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारी बारिश और बाढ़ के बाद डेंगू के 37,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के कई और बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। ये मुलाकात दिल्ली में आरजेडी नेता मीसा भारती के घर पर हुई। राहुल गांधी जब मीसा भारती के घर पहुंचे तो लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वहां पहले से ही मौजूद थे। राहुल गांधी के पहुंचने पर लालू यादव ने उन्हें बुके भेंट किया और गले लगाकर राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी ने भी लालू यादव से उनकी सेहत की जानकारी ली। इसके बाद राहुल गांधी और लालू यादव समेत सभी लोगों ने एक साथ डिनर किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान लालू यादव ने शेफ की भूमिका निभाई और अपना पसंदीदा चंपारण मटन बनाकर राहुल गांधी को खिलाया और आरजेडी अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता को चंपारण मटन बनाने की रेसिपी भी सिखाई। डिनर के बाद राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने और बिहार की राजनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। राहुल गांधी और लालू यादव की बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये मुलाकात 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले हुई है। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता कैसे बहाल होगी, ये बड़ा सवाल है। जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक जरूर लगा दी है, लेकिन उन्हें दोष मुक्त नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में जब तक आखिरी फैसला नहीं आता तब तक राहुल गांधी को निचली अदालत से मिली सजा पर रोक रहेगी। इसका मतलब है कि राहुल गांधी अभी सजा मुक्त हैं और उन पर 2 साल की सजा लागू नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता का प्रावधान भी लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वायनाड की जिस लोकसभा सीट से राहुल गांधी सांसद हैं, वो भी अब खाली नहीं है। अब किसी भी समय राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय किसी भी समय राहुल की संसद सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर सकता है। बार बार अदालत से राहत पाने वाले इमरान खान आखिरकार फंस ही गए। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान को 3 साल सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया, जिसके फौरन बाद इमरान खान, कथित रूप से उनके पूरे स्टाफ और बुशरा बीबी के करीबियों को लाहौर के जमा पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुताबिक इमरान खान को लाहौर की कोट लखपत जेल ले जाया गया। इस दौरान सड़क को पूरी तरह खाली करा लिया गया, जबकि जगह जगह लाहौर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। यही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया को भी कवरेज करने से रोका गया। इमरान खान को सिर्फ 3 साल की सजा ही नहीं हुई, बल्कि उनका राजनीतिक करियर भी हाशिए पर चला गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि इमरान खान ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
फैसला आने से पहले ही उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी होने से पहले वो इसमें दखल नहीं देंगे। इमरान खान ने उनके खिलाफ फैसले सुनाने वाले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हुमायूं दिलावर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया, जबकि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इमरान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। 3 महीने में ये दूसरी बार है जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इमरान खान इस बार भी अपनी गिरफ्तारी को गलत करार दे रहे हैं। गिरफ्तार होने से चंद मिनट पहले इमरान खान ने सोशल मीडिया के जरिए जनता को संबोधित किया। हमेशा की तरह उन्होंने जनता से सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की। 2 मिनट के अपने संबोधन के जरिए इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम का आह्वान किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की सजा का स्वागत किया और कहा कि वो लगातार देश की जनता से झूठ बोलते आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए। ये मुठभेड़ अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 4थी बरसी पर हुई। सुरक्षा बलों को हल्लान के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में सेना के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान तीनों जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले जवानों में बांदीपुरा के दाचीगाम गांव के वसीम अहमद भी शामिल हैं। उनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कवेंद्र गुप्ता ने जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए कहा कि आतंकियों की इन कायराना हरकतों से राज्य में शांति बहाली प्रक्रिया में कोई खलल नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की जब घटनाएं हो जाती हैं तो दुख होना स्वाभाविक बात है। जल्द ही जिन लोगों ने भी इस प्रकार से किया है उनको मार गिराया जाएगा। और लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस शांति प्रक्रिया में इस प्रकार की घटनाओं से कोई खलल नहीं पड़ता। आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन PAFF ने ली है। PAFF जम्मू कश्मीर का आतंकी संगठन है जो यहां पर वर्ष 2019 से एक्टिव है। PAFF का पूरा नाम पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है। यह आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद चर्चा में आया था। जनवरी 2023 में MHA ने PAFF को आतंकी संगठन घोषित किया था। PAFF पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और गजवतुल हिंद के कमांडर जाकिर मूसा से प्रेरित बताया जाता है। यह संगठन जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। PAFF ने अप्रैल 2023 में पुंछ में हुए आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा अगस्त 2021 में राजौरी में सेना पर इसी संगठन ने हमला किया था। जून 2021 में बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या में भी PAFF का ही हाथ था।